हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क रिलेटेड थ्योरम को पढ़ा था, और उसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन करे थे, फिर एडोफ का भी हमने एक क्वेश्चन करा था, उसके बाद फिर ये एक और क्वेश्चन था जिसको तुमने होमवर्क दिया था। तो आई होप तुमसे हो गया होगा, नहीं हुआ तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ स्मॉल डिस्क ए स्लाइड्स डाउन विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ऑफ हाइट h, ठीक है। What must be the height of the horizontal portion small h to ensure the maximum distance s covered by the disk? ठीक है भाई। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये s मैक्सिमम हो, इसके लिए ये स्मॉल h क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बॉल पहले तो इस a पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगी जो इसने बोला है हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वही लगा लो अपना, क्या कहते हैं, जितनी भी तुम्हारी मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो सिंपली इस पॉइंट की अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखूँ तो हो जाएगी h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि है तुम्हारा एम जी एच माइनस स्मॉल h, ये हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर ये वेलोसिटी वी है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर इसके पास केवल ये है, ठीक है। ऐसे, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एम जी कैपिटल एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी स्मॉल एच, ठीक है, वही चीज हो जाती है। फिर ये अलग कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर रेफरेंस लेवल ले लिया है, तो इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल रेफरेंस लेवल लेता तो मैं लिखता यहाँ पे एम जी कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी स्मॉल एच, ठीक है। तो बाद में यही चीज आ जाती है, ठीक है। तो वो रेफरेंस लेवल के हिसाब से आ रहा है, तुम्हारी मर्जी, तुमने कहीं पर भी लिया हो। तो अभी मैंने यहाँ पर ले लिया, ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो ये मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ से मैं v की वैल्यू लिख दूंगा सिंपली, तो m से m काट देता हूँ। तो v हो जाएगा रूट ओवर 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये वेलोसिटी अपने को मिल गई, ठीक है। ये इस स्मॉल h पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये s मैक्सिमम हो, तो s की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या सिंपली v t नहीं लिख सकता, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम लगेगा इंटू v, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो देखो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ इस वाले पार्ट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ तो मैं बोलूंगा इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर के हिसाब से एच इज इक्वल टू, इनिशियल कुछ है नहीं, जीरो, प्लस नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोला है, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई जी, तो टी इक्वल टू रूट टू एच बाई जी। तो अब तुम देख सकते हो कि टाइम भी हाइट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हाइट अगर चेंज करूंगा तो टाइम भी चेंज होगा, ठीक है। तो अपने पास एस आ गया। तो अब एस को मैं लिखता हूँ वीटी, तो वी की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा, तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू टाइम की वैल्यू लिखूंगा रूट ओवर 2h/g। क्लियर? ठीक है। इसको अब मैं एक ही रूट के अंदर ले लेता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू 2h अपॉन जी। जी से जी कैंसिल आउट, और ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा 4 होके, तो 2 अंडर रूट एच एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये एस की वैल्यू है। अब हमें क्या कहना है, क्या कह रहा है कि ये एस मैक्सिमम होना चाहिए, एस मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे डी एस बाई डी एच जीरो होना चाहिए। या फिर थोड़ा सा और इजी करता हूँ, अगर एस मैक्सिमम है तो ये अंदर वाली पूरी चीज, इसको मैं अगर कुछ बोल देता हूँ सपोज एफ, ये एफ भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो बोल सकता हूँ फॉर एस टू बी मैक्स, एफ शुड बी मैक्स, ठीक है। इसलिए कर दिया ताकि फालतू रूट वूट का डिफरेंशिएशन ना करना पड़े ना अपने को। तो मैं सिंपली बोल देता हूँ डी एफ बाई डी एच इज इक्वल टू जीरो। तो अब जरा एफ को लिख लूं पहले मैं, एफ है तुम्हारा एच एच माइनस एच स्क्वायर, तो डी एफ बाई डी एच करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस टू स्मॉल एच इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ से स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एच बाई टू। तो जब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू होगी, फॉर दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल एच, एच विल बी मैक्सिमम। तो लिख सकते हो फॉर दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल एच, एच इज मैक्सिमम। ठीक है। अब एस मैक्सिमम की वैल्यू भी पूछा था, तो एक क्वेश्चन, एक आंसर तो तुम्हारा ही हो गया कि एच की वैल्यू ये होनी चाहिए कैपिटल एच बाई टू। एस मैक्सिमम की वैल्यू लिख लेते हैं भाई। एस मैक्सिमम, एस की वैल्यू क्या थी, टू अंडर रूट एच एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर। टू अंडर रूट एच एच माइनस स्मॉल एच स्क्वायर। तो इसमें मैं अगर वैल्यूज रखता हूँ तो टू अंडर रूट कैपिटल एच, स्मॉल एच की वैल्यू रखूंगा कैपिटल एच बाई टू, माइनस कैपिटल एच बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूंगा। ठीक है। एच की वैल्यू कैपिटल एच बाई टू लिखा है, तो जगह टू अंडर रूट कैपिटल एच स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल एच स्क्वायर बाई फोर। फिर ये हो जाएगा टू अंडर रूट कैपिटल एच स्क्वायर बाई फोर, हो जाएगा टू इंटू एच बाई टू, यानी कि कैपिटल एच। तो एस मैक्स की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एच। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे बनते रहते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हमने देख लिए काफी सारे। इसके अलावा तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो तुम उसके लिए कोई अच्छी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं कहूंगा सिंगेज के सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना, उससे तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी जेई मेन के क्वेश्चन तो ऐसे फुद्दू है, अगर तुम वो सब कर लोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एडवांस में इसमें एक दो अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो तुम कर लेना, वरना वो मैं आगे करवाऊंगा खुद ही। ठीक है। तो उसको हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे एडवांस के सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो आज हम अपना जो आज का टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो वैसे तो जो लोग सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ाते हैं तो वो उसमें पढ़ाते हैं चीज, बट मैंने बताया था तुम्हें कि सर्कुलर मोशन हमने काइनेमेटिक्स वाला पार्ट काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। वर्क लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, और अभी ये फाइनल पार्ट है जो वर्क एनर्जी वाला है, तो वो हम इस पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, समझते हैं इसको। अब वो देखिए सर्कल है, तो पहले हम एक केस लेंगे इस टाइप का, कि सपोज ये जो इसका सेंटर है, इस पॉइंट पर तुम्हारे पास एक हिंज है, और यहाँ से हमने एक थ्रेड लटका दिया इस तरीके से, ये थ्रेड है। ठीक है। और इस पर एक ये बॉब लटका हुआ है पेंडुलम जैसा, एम मास का। ठीक है। और इसके इसको बोल दिया मैंने आर, चलो ठीक है, इस तरीके का। तो अब हम बोल रहे हैं कि चलो अब देखते हैं कि इसको हम कितनी वेलोसिटी यहाँ पर दे दें, कुछ एक वेलोसिटी देंगे, जो जिसको मैं यू बोल दे रहा हूँ। कि कितनी यू दे दें इसको हम, कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो इसमें बेसिकली दो तरह के केस बनेंगे। पहला हम देखते हैं यहाँ तक, इस हाफ पॉइंट तक आने तक, ठीक है, क्या होगा। और फिर उसके बाद इस हाफ सर्कल से लेकर, सॉरी क्वार्टर, ये क्वार्टर तक आने तक, फिर क्वार्टर से यहाँ इस टॉप तक जाने तक। तो ये दो पार्ट्स में हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम इस हाफ तक करते हैं। सपोज ये यहाँ से कुछ थीटा एंगल मूव किया, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। तो एक इस पर इसका लग रहा होगा वेट, एम इंटू जी। यहाँ पर होगी टेंशन। ठीक है। और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज मैं बोल दे रहा हूँ अभी वी। ठीक है। उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स तुम एडजस्ट कर लेना उसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। तो और कोई फोर्स इसमें होगी नहीं। ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं कि एनजी का हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक कंपोनेंट। ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एमजी कॉस थीटा। ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि होगा तुम्हारा एमजी साइन थीटा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, यहाँ इस रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस लिखूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन को मैं लिख सकता हूँ एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। ये होगी टेंशन की वैल्यू। और ये हम किस केस में बात कर रहे हैं अभी, जब थीटा 0 से 90 है, मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर के केस में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज 90 से 0 के बीच में, इस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको हटा दो। ठीक है, 0 से 90 के बीच में जब थीटा है तो हम बात कर रहे हैं। तो टेंशन ये हो गई। तो अब चीज, तुम एक चीज ध्यान से देखो, कि जब ये यहाँ से चलना चालू करेगा, ठीक है, तो
टेंशन क्या हमेशा पॉजिटिव है अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है तो जैसे जैसे ये आगे चलेगा तो थीटा बढ़ेगा, है ना, ठीक है। और थीटा 0 से 90 तक में ये कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा, ठीक है। तो टेंशन जीरो नहीं होगा जब तक ये कॉस 90 हो जाता है, और अगर ये जीरो नहीं होती है तो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो टेंशन जीरो नहीं हो सकती। तो टेंशन जीरो होने के लिए पहले वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात क्लियर। तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो वैसे भी मोशन रुक जाएगा, फिर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं सर्कल। बट अगर वेलोसिटी कुछ है, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो ये टर्म नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर ग्रेटर देन जीरो भी बोल सकते हो, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये टर्म तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि एम और जी ग्रेटर देन जीरो है, कॉस थीटा 0 से 90 में ग्रेटर देन जीरो होगा, तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, वेलोसिटी कुछ भी है, कुछ एक वैल्यू है, तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा टेंशन पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो टेंशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं टी वन बोल देता हूँ फॉर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं टी वन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस केस में टेंशन जीरो नहीं होगा, ठीक। तो ये एक बात हो गई। अब एक चीज देखो कि जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर टेंजेंशियल में मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना। एक मिनट पहले टेंजेंशियल फोर्स लिखता हूँ, तो वो कितनी है, एम जी साइन थीटा। और एक ही रिटार्डिंग फोर्स है, इसको रोकने वाले तो माइनस लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये रोक रही है ना इसको वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव बोला है, तो माइनस एम जी साइन थीटा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा, सिंपल, ठीक है। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं क्या वी डीवी बाई डी टी लिख ही सकता हूँ, बाकी क्या वी डीवी बाई डी एस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। तो वी डीवी इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा डी एस, डी एस यानी कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैं रेडियस इंटू छोटा सा एंगल डी थीटा, आर डी थीटा ले सकता इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। कहो तो दिखा दूं यहाँ पे फिगर में ही। हम्म, चलो दिखा देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डी थीटा, ये हो गया तुम्हारा डीएस। तो डीएस तुम्हारा हो जाएगा कितना, आर डी थीटा, ठीक है। ये चीज, यही चीज अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस जी साइन थीटा इंटू में आर डी थीटा, और ये हो जाएगा वी डी वी, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब मुझे एक जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी लिखनी है, इनिशियल तुम्हारी क्या थी यू, फाइनल मैंने जो यहाँ पर जैसे इस जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ वी, ठीक है, वी थीटा कितना चले, जीरो से एंगल थीटा चल लिया हम, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट्स रखेंगे कैपिटल ये वी से यू, सॉरी यू से वी, और इसमें रखेंगे हम क्या माइनस जी आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये बचेगा, ठीक है। ये जीरो से थीटा रखेंगे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ अगर, तो इसमें लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी आर साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, माइनस कॉस थीटा ही लिखता हूँ, माइनस कॉस थीटा, जीरो से थीटा, इसमें लिखता हूँ माइनस जी आर माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना हो गया तुम्हारा, वन, तो माइनस और माइनस वन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू, इसके इधर ले गए, माइनस जी आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से किसी भी जनरल पॉइंट पर हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। और अब तुम इसको एक साथ देख सकते हो कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है वो घट रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा ये जो थीटा है, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, बट ये नेगेटिव है तो ये घटेगी टोटल वैल्यू, ठीक है। तो एक तरीके से देख सकते हो कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो बेसिकली स्पीड बोल सकते हो, स्पीड इज डिक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड, ठीक है। तो स्पीड डिक्रीज कर रही है,
तो अब एक बार फिर से आओ, सिनेरियो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से चलना चालू किया, हमने कुछ यू वेलोसिटी दी। ठीक है, अभी हम केवल इस क्वार्टर तक कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक चीज कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक टेंशन तो खत्म नहीं होगी, ये हमने एक फंडा क्लियर कर लिया, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, अगर वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं कहता हूँ अगर ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करना है इसको, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दे। तो हम मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से जो स्पीड है ये कॉन्स्टेंटली घटती चली जा रही है। अगर इस पॉइंट पर जीरो हो गई तो वो है मिनिमम वाला केस। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कुछ उससे ज्यादा देंगे तो यहाँ पर नॉन जीरो वेलोसिटी होगी, तो फिर ये कुछ ऊपर भी जाएगा। बट मिनिमम यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, उसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जस्ट इस जब ये कंप्लीट करता है क्वार्टर, इस पॉइंट पर स्पीड जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आओ, तो हम कहेंगे थीटा टेंडिंग टू 90, वी टेंडिंग टू जीरो। हम ऐसा कह रहे हैं, जब थीटा 90 को टच करेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या वी इक्वल टू जीरो बोल दो यार सीधे सीधे। फॉर मिनिमम यू टू कंप्लीट सेमी सर्कल। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ये क्वार्टर कंप्लीट करने के लिए जब थीटा 90 होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाए थीटा 90 पर ही एग्जैक्टली। ठीक है, तो ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम। तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर ऐसे लिख दिया, -2 g r, -2 g r 1 - cos 90 कितना था तुम्हारा, जीरो। ये हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू 2 g r, वी इक्वल टू √2 g r। ठीक है, तो सॉरी, ये एक्चुअली यू है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें समझ में आया यू मिनिमम इज इक्वल टू √2 g r फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट करने के लिए मिनिमम √2 g r देनी पड़ेगी, अदरवाइज, है ना। ठीक है, अदरवाइज अगर √2 g r से कम है, देखो एक बार इसी को फिगर में, अगर √2 g r से कम है तो ये किसी एक पॉइंट पर जाएगा, सपोज यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर पेंडुलम की तरह इस तरीके से ऑसिलेट ये करता रहेगा। ठीक है, √2 g r पे ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से फिर ये वापस यहाँ इस हाफ सर्कल तक जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरीके से पेंडुलम की तरह करता रहेगा। बट इसका मैक्सिमम एंगल ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √2 g r मिनिमम होनी चाहिए इसका, ये कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट करने के लिए। तो अब इस चीज को एक बार लिख लो, नोट करा के लिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हो, इफ जो तुम्हारा यू है ये तुम्हारा जीरो से ज्यादा है और √2 g l से कम है ना, इस मतलब √2 g r से कम है, इस बीच में है कहीं, तो पार्टिकल परफॉर्म इट्स मोशन। तो तुम बोलोगे पार्टिकल परफॉर्म्स इट्स मोशन लाइक अ पेंडुलम, लाइक अ पेंडुलम, and it only performs periodic motion in lower vertical half circle, and it only performs periodic motion in lower vertical हाफ सर्कल। तो लोअर हाफ सर्कल में ये पीरियोडिक मोशन करता रहेगा लाइक अ पेंडुलम। ठीक है, बट इन जनरल टाइम पीरियड ऑफ सच पेंडुलम कांट बी रिटन। अच्छा, टाइम पीरियड की बात हमने करी थी जब हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था एनएलएम में। ठीक है, एस 2 पाई √/r/g। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं √2 पाई √/r/g नहीं लिख सकते इसका टाइम पीरियड। क्यों? बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल थीटा।
ठीक है, तो बहुत बड़े थीटा के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। ये हमने जब डिराइव किया था तो हमने ये बात करी थी। फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल थीटा, यानी कि थीटा टेंडिंग टू जीरो, विच इम्प्लाइज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये हम वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते थे। अगर ये नहीं है तो फिर हम ये टाइम पीरियड नहीं लिख सकते 2 पाई रूट ओवर r बाई जी का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया। चलो, ये तो बात हो गई लोअर हाफ सर्कल की। तो ठीक है, लोअर हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए रूट 2 जी आर चाहिए। अब इसके आगे हम कितनी वेलोसिटी देंगे ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। चलो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिर से सर्कल बनाते हैं। तो ये लोअर हाफ सर्कल तो कंप्लीट कर गया। ये था इसका सेंटर, यहाँ पे। यहाँ से हमने इसको मूव कराना शुरू किया था। ठीक है, अब सपोज ये इस सेकेंड क्वार्टर में कहीं पर है, ये वाले पोर्शन में, है ना। सपोज ये यहाँ पर कहीं है ना। ये रहा। ठीक है, और इसको अब मैं एंगल कैसे दिखाऊं? क्या आसान पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये थीटा दिखाता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे वर्टिकल वाला भी ले सकते हो, बट मैं ये वाला दिखा रहा हूँ। वो एक रीजन है उसका, कुछ समझाना है इसलिए। सपोज यहाँ से कुछ थीटा एंगल पर है ये। ठीक, ये हो गया। ये मैंने हॉरिजॉन्टल अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक बीडी देखोगे तो एक इस पे वही आएगा, इसका वेट mg। एक आएगा यहाँ से टेंशन। बस यही दो फोर्सेस है। mg के कंपोनेंट करता हूँ। ठीक है, तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये कंपोनेंट होगा तुम्हारा mg cos थीटा। ये कैसे लिखा मैंने? क्योंकि ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा बेसिकली थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने mg cos थीटा ऐसे लिख दिया। ये समझ में आ रहा होगा, ज्योमेट्री है सिंपल। और इधर जो mg का एक और कंपोनेंट आएगा वो होगा mg sin थीटा। एक मिनट यार, हाँ, ये हो गया mg sin थीटा। तो अब मैं जरा यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ। पहले तो रेडियल डायरेक्शन में लिखते हैं। तो मैं तो t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया ये, एक मिनट, टी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, सपोज कुछ जनरल वेलोसिटी वी बोल दिया फिर से वही। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, टेंशन की वैल्यू आएगी तुम्हारी एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, 0 से 90 में थीटा और साइन थीटा दोनों इंक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब टेंशन घटता जा रहा है। तो आप समझ में आ रहा होगा ये थीटा क्यों लिया। अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता, मैं समझाता। ठीक है, आप समझो ध्यान से कि अगर थीटा बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो साथ साथ तुम्हारा ये क्या कहते हैं, ये टेंशन घटता जा रहा है। ठीक है, घटता जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टेंशन तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट यहाँ बीच में कहीं आ गया, जैसे यहाँ कहीं टेंशन लूज हो गया, तो ये यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग नीचे गिर जाएगी और फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन जीरो किस पॉइंट पर होगा, जरा एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जरा इसको जीरो करके देखो, टेंशन इक्वल टू जीरो करके देखो। और तुम बोलोगे एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये हो गया, ये गया ये। तो तुम लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए तुम्हारा ये टेंशन जीरो हो जाएगा और ये तुम्हारा मोशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन तो कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ तक ये पार्टिकल पहुंच जाए। अगर यहाँ तक ये कुछ वेलोसिटी के साथ पहुंच जाता है तो यहाँ से आगे जाते ही फिर वो अपना मोशन पूरा कंप्लीट कर लेगा। अगर यहाँ तक पहुंच गया तो उसी तरह का सिमेट्रिक मोशन ही कंप्लीट करेगा और तुम कहोगे पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। तो हम चाहते हैं यहाँ तक पहुंच जाए। तो सपोज ये यहाँ तक पहुंच जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, टेंशन कम तो हो रहा है बट हम चाहते हैं टेंशन जो जीरो हो ना वो इसी पॉइंट पर जाकर हो, तो टी टॉप इक्वल टू जीरो हो जाए। ये मिनिमम केस होगा। अगर मैं यहाँ से यू वेलोसिटी दे रहा हूँ, फॉर यू मिनिमम टू कंप्लीट सर्कल टी टॉप शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टॉप पे टेंशन जीरो हो क्योंकि टेंशन घट तो रही है। अगर यहाँ कहीं जीरो हो गई तो अपना काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर टॉप पे जीरो होगी तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे तुम्हारा मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आप उससे ज्यादा देते हो उस मिनिमम से, तो टेंशन यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहाँ पर जीरो होता है तो भी तुम्हारा मोशन कंप्लीट हो जाएगा, ये लिमिटिंग केस है। तो मिनिमम वेलोसिटी जो हम यहाँ पर दें ताकि ये पूरा यहाँ तक घूम जाए, उसके लिए हम कहेंगे टॉप पर टेंशन जीरो हो जाए। तो अब टॉप का एफबीडी बनाइए भाई। अगर टेंशन जीरो हो चुका है, स्ट्रिंग तो यही है, ठीक है, अगर टेंशन जीरो हो चुका है तो हम बोलेंगे यहाँ पर केवल एक फोर्स है, वो है इसका वेट। तो हम बोलेंगे एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बस। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी रूट ओवर जी आर। तो अब हम बोलेंगे फॉर पार्टिकल टू कंप्लीट सर्कल v टॉप शुड बी इक्वल टू, v टॉप की मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू रूट ओवर जी आर, ठीक है। देयरफॉर हम क्या सकते हैं, बाई अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, हम बोलेंगे जब ये इनिशियल था इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल जीरो है यहाँ पर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो हम बोलेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू यू फाइनल। तो के इनिशियल कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यू मिनिमम का स्क्वायर, प्लस यू इनिशियल जीरो क्योंकि हम यहीं पर अपना डेटा मान रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, ठीक है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, हाफ एम, वी फाइनल कितना होना चाहिए, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया रूट ओवर जी आर मिनिमम, ठीक है। तो रूट ओवर जी आर का स्क्वायर प्लस यू फाइनल कितना होगा भाई, ये हाइट कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, क्या ये टू आर नहीं हो जाएगी, देखो ध्यान से, डायमीटर है ना, तो टू आर हो गया, इसका मैंने दूंगा एम जी इंटू टू आर, क्लियर। अब यहीं से ये यू मिनिमम निकल जाएगा, एम 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 तो कैंसिल आउट कर दो, फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो, तुम लिखोगे यू मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा जी आर, और ये आएगा तुम्हारा टू से मल्टीप्लाई करके फोर जी आर। तो यू मिनिमम का स्क्वायर तुम्हारा निकल करके आएगा फाइव जी आर। तो यू मिनिमम तुम्हारा निकल करके आएगा रूट ओवर फाइव जी आर। तो पूरा कंप्लीट करने के लिए सर्कल तुम्हें मिनिमम रूट फाइव जी आर मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी, ठीक है। तो समझ में आई चीज। अब यहाँ से मैं तुम्हें एक बार पूरा लिखवा देता हूँ ये, ठीक है। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से हमने फिर से वही रीजन बना दिया अपने, ठीक है। यहाँ पर ये एम मास का पार्टिकल है जो कि इस तरीके से थ्रेड से लगा हुआ है, और इसको हमने कुछ यू वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो अगर इस रीजन में रहता है पार्टिकल, ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम यू मिनिमम यहाँ तक के लिए हमें चाहिए रूट ओवर टू जी आर, और यहाँ तक पूरा मतलब उसका फिर पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर जाएगा, यहाँ के लिए हमें यू मिनिमम रूट ओवर फाइव जी आर चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं अगर इस बीच की कोई वेलोसिटी होती है यहाँ पर कहीं, अगर जो वेलोसिटी है वो रूट ओवर टू जी आर से जीरो के बीच में होती है, तो वही, तो पीरियोडिक मोशन होगा, जो हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है, लाइक अ पेंडुलम, लाइक पेंडुलम, ठीक है। कांट कंप्लीट सर्कल बिकॉज वेलोसिटी बिकम्स जीरो बिफोर रीचिंग, बिफोर कंप्लीटिंग फर्स्ट क्वार्टर, ऐसा कह सकते हो, कंप्लीटिंग फर्स्ट क्वार्टर। तो बीच में ही कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सपोज इस पॉइंट पर, फिर यहाँ से ये ऐसे वापस चला जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, ये पीरियोडिक मोशन करता है, ठीक है। अब जो तुम्हारी वेलोसिटी अगर सपोज इस रीजन में आ जाती है, यहाँ पर रूट ओवर टू जी आर से वेलोसिटी जो है वो रूट ओवर फाइव जी आर के बीच में होती है, तो कांट कंप्लीट सर्कल, कांट कंप्लीट सर्कल
बिकॉज टेंशन becomes जीरो मिडवे। तो कहीं बीच में टेंशन जीरो हो जाएगी, सपोज यहाँ पर तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, पार्टिकल ऐसे नीचे आ जाएगा, तो सर्कल है तुम्हारा, तुम्हारा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट क्वार्टर में सर्कल नहीं कंप्लीट हुआ, उसका रीजन ये है कि वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं थी, कि कहीं भी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वो पीरियोडिक मोशन चालू कर दिया, ठीक है। बट अगर ये इसको सरपास कर गया, रूट ओवर टू जी से ज्यादा है, तो यहाँ हो कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर रूट ओवर टू जी से अगर ज्यादा वेलोसिटी थी इनिशियल, तो इनमें से किसी जगह पर टेंशन खत्म हो जाएगी, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी और पार्टिकल ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो पीरियोडिक मोशन वाली चीज नहीं होगी। तो सेकेंड क्वार्टर में रीजन होता है कि टेंशन खत्म हो गई, मतलब टेंशन जीरो हो गई। और फर्स्ट क्वार्टर में रीजन होता है कि तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पर क्या रीजन है। और फिर मिनिमम रूट फाइव जी आर दे दो भाई। रूट फाइव जी आर जब तुम दोगे तो एक चीज और ध्यान रखना, उस समय पे तुम्हारे पास यहाँ पर क्या जीरो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, रूट ओवर जी आर, जो हमने ऊपर अभी लिखा भी था, उसी से हमने सारी कैलकुलेशन की। रूट ओवर जी आर इसके पास टॉप पे होगी, फिर ये आगे जाएगा और फिर इसी तरीके से पूरा का सर्कल ही कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिखवा देता हूँ एक बार अच्छे से नोट करा के, ठीक है। तो यही है इसमें, सुन भी सकते हो, है ना। इफ जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो ऐसी है, रूट ओवर, देखो एक तो हमने लिख लिया था कि अगर ये रूट ओवर टू जी आर से कम होगी तो क्या होगा, ठीक है, ये हम लिख चुके हैं। जीरो से रूट टू जी आर की होगी तो पार्टिकल क्या कहते हैं, पेंडुलम की तरह अपना पीरियोडिक मोशन करेगा, ये चीज हम लिख चुके हैं यहाँ पर। अब आप बोल रहे हैं अगर रूट टू जी आर से ज्यादा हो जाती है, रूट टू जी आर से ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है और रूट फाइव जी आर के बीच में होती है, इस वाले केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये लिखो, जो इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारी रूट टू जी आर रूट फाइव जी आर के बीच में है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल एंटर्स इन अपर हाफ वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल एंटर्स इन, या अपर क्वार्टर, ठीक है, या सेकंड क्वार्टर, जो भी बोलना चाहो, वर्टिकल सर्कल जोन, मतलब वो अपर क्वार्टर वाले जोन में आएगा, ठीक है। एंड एट एनी लोकेशन, एंड एट एनी लोकेशन बिफोर रीचिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट, बिफोर रीचिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टेंशन विल बिकम जीरो एंड इट विल बिहेव लाइक एज प्रोजेक्टाइल, टेंशन विल बिकम जीरो, फिर वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा कुछ वेलोसिटी से जो प्रोजेक्ट किया गया है, एंड इट विल बिहेव लाइक अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बट अब सपोज हमने रूट फाइव जी आर या उससे ज्यादा वेलोसिटी दे दी, जो कि फाइनल केस है हमारा, जो यू है तुम्हारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी आर हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, तो हम बोलेंगे पार्टिकल कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल एंड कंटिन्यूज इट्स मोशन विदाउट एंड कंटिन्यूज मोशन, ठीक है, ठीक है। मतलब अपना मोशन कंटिन्यू करेगा इसके आगे, ठीक है। इट मूव्स कंटिन्यूअसली विदाउट एनी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, इट मूव्स continuously without
any loss in mechanical energy repeats again and again vertical circular path. Repeats again and again vertical सर्कुलर पाथ। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक चीज पूछता हूँ मैं। सपोज यही है, अब मैंने यहाँ पर थ्रेड की जगह ना एक इस तरह की रॉड ले ली। इसका अपना कोई मास नहीं है, मासलेस रॉड है। और इस पे मैंने इस एम मास के बॉब को लगा दिया। इसकी लेंथ सपोज मैंने बोल दी आर वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बताओ मेरे को कि यू मिनिमम फॉर इट टू कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में तो रीजन क्या होता था, वेलोसिटी जीरो होना। तो उस पर तो रॉड से कोई फर्क नहीं पड़ा। रॉड और थ्रेड में डिफरेंस ये है कि रॉड में टेंशन लूज नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड में टेंशन वाली चीज ही नहीं है, थ्रेड में थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहां तक कंप्लीट करने के लिए तो इसको कितनी चाहिए, यू मिनिमम रूट टू जी आर। उसमें कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए हमने पहले बोला था कि टेंशन बीच में अगर ये स्ट्रिंग होती तो यहाँ कहीं पे टेंशन लूज हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ टेंशन वाली टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ये देखो ना, ये रॉड है, रॉड में थोड़ी टेंशन लूज होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ तक आने के लिए बस वही वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ले लो कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वो मिनिमम केस होगा। तो यू मिनिमम कितना होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए स्टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। अच्छा, उस केस में क्या कर रहे थे, जब हम कह रहे थे टेंशन वाली बात, तुम कह रहे थे टी टॉप जीरो होगा। ठीक है, उसमें तुम्हारा जो वी टॉप आ रहा था ना निकल करके, वो रूट ओवर जी आर आ रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वी टॉप जीरो आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कम हो गया है, मतलब जाहिर सी बात है ये यू मिनिमम भी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंशन लॉस वाली टेंशन नहीं है ना अपने को, टेंशन लूज नहीं होगी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल तुम्हारा हो जाएगा हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल जीरो, क्योंकि यहीं पर हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं अपना। के फाइनल हो जाएगा तुम्हारा हाफ एम, और ये जीरो हो जाएगा ना बेसिकली, क्योंकि वी फाइनल हमने जीरो बोल दिया। और यू फाइनल तुम्हारा हो जाएगा एम जी इंटू टू आर। ठीक है, क्योंकि इसका ये हाइट टू आर है, हम पहले बात कर चुके हैं डायमीटर। एम से एम गया तो तुम यहाँ से लिख सकते हो यू मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू टू जी आर, तो फोर जी आर बन जाएगा। यू मिनिमम तुम्हारा बन जाएगा इक्वल टू रूट ओवर फोर जी आर, यानी कि टू जी आर। इतना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट कर जाए सर्कुलर मोशन। यहाँ पर टेंशन लूज वाली बात ही नहीं है, इसलिए हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। मतलब यहाँ पर टेंशन की बात नहीं करनी है। ठीक है, ये लाइट रिजिड रॉड है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इधर। लाइट रिजिड रॉड, वैसे मैंने बोल दिया था। ठीक है, हाँ, बेसिकली टेंशन जीरो होने वाली बात नहीं, टेंशन तो जीरो होगा। ठीक है, टेंशन तो जीरो होगा, बट टेंशन जीरो होने पर यहाँ से कांटेक्ट लूज हो जा रहा था पहले, और वो प्रोजेक्टाइल टाइप का कुछ मोशन करने वाला था। बट अब कांटेक्ट लूज, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैग करती है, रॉड स्लैग नहीं करेगी। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो नो कांटेक्ट लूज एज टी टेंस टू जीरो। नो कांटेक्ट लूज एज टी टेंस टू जीरो। टी जीरो भी हो गया तो भी कोई कांटेक्ट लूज नहीं होगा, तो मोशन कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, बस यही एक बात। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर। ठीक है, तो एक ट्यूब है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये इस तरीके की एक ट्यूब गिवन है तुम्हारे पास। ठीक है, इसको हमने ऐसे कुछ स्टैंड पे रख दिया इस तरीके से, है ना। और ये इसका सेंटर है, सपोज यहाँ से
नीचे यहाँ पर एक ये हमने बॉब रखा है, ठीक है, एक बॉल है छोटी सी, इसका मास है m, और इस ट्यूब का रेडियस हमने बोल दिया r, ठीक है। ये बोल रहा है फिर यहाँ से अप्रोक्स ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री पर, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब देखो फिगर तो ये बन गया। अब मैं इसकी लैंग्वेज बताता हूँ तो तुम्हें क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है इफ दिस पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, इफ दिस पार्टिकल जस्ट completes the vertical circle, ठीक है, inside the tube, inside the tube, then minimum speed at given location is equal to क्या। तो इस पॉइंट पर जो v मिनिमम है वो तुम्हें बताना है ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए। चलो देखते हैं। तो ये सर्कल कंप्लीट करे उसके लिए तुम्हारी इस टॉप पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसमें फिर वही बात है, कॉन्टैक्ट लूज वाली कोई चीज नहीं है, तो टॉप पर वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वी टॉप इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना। तो अगर जीरो हो जाए तो यही करते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर अपना वो मान रहा हूँ रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल मैं इस कंडीशन को बोल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर प्लस इस हाइट को मैंने सपोज एच बोल दिया, तो मैं बोलूंगा एम जी एच इज इक्वल टू के फाइनल तुम्हारा होगा जीरो प्लस यू फाइनल होगा तुम्हारा एम जी इंटू टू आर, ठीक है, क्योंकि टॉप पर हाइट वही टू आर होगी। क्लियर। अब इस एच को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, एच तुम्हारा आर माइनस आर कॉस 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये आर है ना, ये भी आर है और ये आर कॉस 60 डिग्री है, आर कॉस 60 डिग्री, ठीक है। इसमें सकता हूँ आर इंटू वन माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस डिक्रीजिंग होता है, कॉस 60 हाफ हो जाएगा तुम्हारा, तो आर इंटू वन माइनस हाफ यानी कि आर बाई टू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एच। बस इसको पुट करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से लिखूंगा, एक काम करता हूँ, पहले एम 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 तो कैंसिल आउट कर दिया, तो मैं लिखूंगा वी मिनिमम का स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, प्लस टू जी एच की वैल्यू मैंने लिख दी आर बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू टू जी आर यानी कि फोर जी आर, तो मैंने पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया, टू से टू गया, मैं ऐसे बोलूंगा वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जी आर माइनस जी आर, हो जाएगा तुम्हारा वी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू थ्री जी आर। तो वी मिनिमम तुम्हारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा रूट ओवर थ्री जी आंसर। सिंपल। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं यार, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ और खास है नहीं। अच्छा एक चीज और, तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ इस तरह का केस है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ टाइप का, ये सेंटर है। अब यहाँ से कोई थ्रेड व्रेड नहीं है, एक ब्लॉक रखा है मास का, ठीक है। तो इसको मैं क्या यू वेलोसिटी मिनिमम दूं कि ये पूरा पाथ कंप्लीट कर जाए, ठीक है। तो यू मिनिमम इज इक्वल टू क्या, टू कंप्लीट फुल सर्कल, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको अब मैं क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं। तो ठीक है भाई। अब बस फर्क ये है, जैसे तुम किसी जनरल पॉइंट पर एबीडी बना के देख लो, सपोज मैं इस जनरल पॉइंट पर आता हूँ, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पर, है ना, और यहाँ पर मैं अगर ब्लॉक देखता हूँ, मेरे पास फोर्सेस क्या होंगी, वेट
और टेंशन की जगह आपके पास मेरे पास क्या है, नॉर्मल। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये पाथ जो है तुम्हारा, पिछले वाले केस में हमने क्या किया था कि थ्रेड घूम रहा था, ठीक है, कोई पाथ नहीं था। अब की बार मैंने क्या किया, एक इस तरीके का सर्कुलर, जैसे वो ट्यूब था ना, एक हॉलो टाइप का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, हॉलो सर्कुलर रिंग टाइप समझ लो अंदर से, और उस पर ऐसे चल रहा है ये। तो अब टेंशन की जगह नॉर्मल आ जाएगा बस, ठीक है। तो फिर वही बात, यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए वही केस होता है कि वेलोसिटी जीरो, तो फिर बस टेंशन की जगह नॉर्मल है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ तक कितनी चाहिए होगी, √2 GR, क्योंकि इससे इससे कम होगी तो बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए होगी तुम्हें, है ना, √5 GR। √4 GR नहीं चाहिए होगी, क्यों? क्योंकि अगर √5 GR से कम हुई तो किसी जनरल पॉइंट पी की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट पी पर है ये, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये ब्लॉक है, इसका एफबीडी देखूंगा तो एक इसका वेट होगा, इसके अलावा एक नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो क्या ब्लॉक नीचे गिर जाएगा? हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ, इफ नॉर्मल एट पी जीरो हो गया तो हमारा कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो इसमें भी कांटेक्ट लूज वाली प्रॉब्लम है, जैसे तुम्हारा टेंशन वाले में थी। अगर कांटेक्ट लूज हो गया तो पार्टिकल विल नॉट परफॉर्म, विल नॉट कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो कंप्लीट नहीं करेगा सर्कल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर नॉर्मल लूज हो, ठीक है, यहाँ पर हम बोले एन टॉप इक्वल टू जीरो हो, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वही फिर √5 GR निकल करके आते हैं, ठीक है। यही बात है, बस इस वाले केस में फर्क ये पड़ा कि टेंशन की जगह नॉर्मल आ गया पिक्चर में, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प डाल देना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। एक फाइनल चीज इसमें रहती है, उसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। सपोज एक तुम्हारे पास ये सर्कल है इस तरीके का, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब, ठीक है, ये हो गया, या स्फीयर बोल दो, चलो स्फीयर है ये तुम्हारा एक स्फीयर है, और इसके टॉप पर हमने एक ब्लॉक रखा M मास का, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम इसको क्या मिनिमम वेलोसिटी दें, u मिनिमम इज इक्वल टू क्या, सच दैट पार्टिकल परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशियली। तो जैसे ही मैं इसको छोड़, मतलब क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं कि ये इनिशियली से ही यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करके कुछ इस तरीके का मोशन करके आगे जाके कहीं गिर जाए, कांटेक्ट लूज कर जाए। बेसिकली कांटेक्ट लूज कर जाए, तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली इस केस में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाए, इसी पॉइंट पर कांटेक्ट लूज हो जाए। तो इस पर क्या फोर्स बचेगी, केवल mg। तो मैं बोलूंगा mg जो है वही तुम्हारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, mv²/r। अच्छा एक चीज और, इसका रेडियस है r, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो mv²/r, ये v मिनिमम बेसिकली है ना, तो v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr। तो v मिनिमम इज इक्वल टू √/gr, ठीक है। तो हमें मिनिमम ये √/gr देना होगा। अगर मैं ये वेलोसिटी दे देता हूँ, √/gr दे देता हूँ, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके गिर जाएगा। इससे ज्यादा दे देता हूँ तो और ज्यादा रेंज में प्रोजेक्टाइल मोशन करके गिर जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी। जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाता जाऊंगा उतना इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। तो √/gr अगर मैंने दे दी इस केस में, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, यहीं से कॉन्टैक्ट करके सीधा प्रोजेक्टाइल करके गिरेगा ये, ठीक है। बट अगर इससे कम हुई तो क्या होगा, इससे कम हुई तो ये कुछ दूर आएगा इस पर, इस तरीके से, और कुछ देर बाद इसका कॉन्टैक्ट लूज होगा किसी एक पॉइंट पर, और फिर वहां से आगे ये गिर जाएगा, ठीक है। अब सपोज इसी केस में मैं बोलता हूँ कि इफ v इज इक्वल टू √/gr/2, अगर मैंने ये वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो मैं डायग्राम को जरा कॉपी कर लूँ क्या यहीं से, मेरा काम बच जाएगा यार, एक सेकेंड।
अगर मैं रूट ओवर जी आर बाई टू दे दूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ नॉर्मल रहेगा, है ना? बट कुछ थीटा एंगल मूव करने के बाद, सपोज ये कुछ थीटा एंगल मूव किया यहाँ से, इस पॉइंट पर आया, ठीक है? तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ, इस पॉइंट पर मैं अगर इसका एबीडी लिखूं, ये होगा इसका एक वेट एम जी, ठीक है? इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा एम जी साइन थीटा, एक आएगा तुम्हारा नॉर्मल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये जी आर बाई टू, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम बाई आर इंटू जी आर बाई टू। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी बाई टू, ठीक है? यहाँ से ही मैंने लिखा है, थोड़ा सा इधर उधर करके, ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई। तो नॉर्मल कहाँ पर जीरो होगा? जीरो होगा अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना एंगल मूव करने के बाद ये ऐसे निकल करके प्रोजेक्टाइल मोशन चालू कर देगा, ठीक है? ये कुछ एंगल के बाद करेगा, तो समझ में आ गया था वहीं पर, क्योंकि रूट ओवर जी आर बाई टू थी वेलोसिटी, जो कि रूट ओवर जी आर से कम थी। अब कितना एंगल मूव करने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? तो मैं बोलूंगा जहां पर नॉर्मल जीरो हो जाए उसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो नॉर्मल इक्वल टू जीरो कर दूं अगर मैं, तो मैं यहाँ से कहूंगा एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी बाय टू। ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, एक चीज गलती हो गई। ये हम जनरल लिख रहे थे ना, तो मैंने इनिशियल क्यों लिख दिया? ये जी आर ये नहीं कर सकते, ये एम वी स्क्वायर ही होगा, ठीक है? ये गलत कर दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है उस जनरल पॉइंट पर, ठीक है? ये हो गया, तो ये सब नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये सारा हटा दूँ, ये मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? ये हो गया। तो नॉर्मल कुछ टाइम बाद जाके कुछ थीटा एंगल जाके नॉर्मल जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद ही प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो जरा मैं नॉर्मल इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। तो कॉस थीटा तुम्हारा निकल करके आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी, सॉरी, सही लिखा है मैंने? अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है? तो कुछ देर बाद नॉर्मल जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो जब ये नॉर्मल जीरो हुआ, तो मैं वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। तो इनिशियली हम बोलेंगे हाफ एम यू मिनिमम, सॉरी यू का स्क्वायर, यू कितना था हमने, जी आर बाई टू दिया था ना, रूट सॉरी रूट जी आर बाई टू, रूट जी आर बाई टू का स्क्वायर प्लस, सपोज मैं यहीं पर रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ आपकी बार, ठीक है? ये हमारा रेफरेंस लेवल है। तो इनिशियल तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो ले ली। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सपोज यहाँ पर कुछ वी वेलोसिटी है, जो कि ये है, ठीक है? यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? प्लस, ये काइनेटिक थी, और पोटेंशियल कितनी होगी? बेसिकली माइनस वो होगी, ठीक है? यहाँ से माइनस हो गया ना, यहाँ से नीचे एच हाइड गिर गया, माइनस एम जी एच, ठीक है? माइनस एम जी एच वैल्यूज रखते हैं भाई। तो इसको मैं लिखूंगा हाफ एम इंटू जी आर बाई टू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी। एच की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? क्या ये वाली वैल्यू मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ? तो एच हमारा हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर इंटू में वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एच की वैल्यू।
इसमें लिख देता हूँ हाफ एम जी स्क्वायर माइनस एम जी cos थीटा। यही कर देता ना यार, ये फालतू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने इसकी वैल्यू रख दी। फिर एम 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 कैंसिल आउट कर दिया सब जगह। ठीक है, यहाँ से मैं लिखूंगा GR/4 इज इक्वल टू V²/2 माइनस GR इंटू में 1 - cos थीटा। तो V²/2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में मैं नॉर्मल जीरो कर दूं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ ठीक है, सही तो है। अगर मैं नॉर्मल जीरो कर दूं तो मुझे MV²/R इज इक्वल टू MG cos थीटा मिल जाएगा। मिल जाएगा, एम से एम गया, तो V² इज इक्वल टू GR cos थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पुट करता हूँ। इसमें लिखूंगा GR cos थीटा/2 माइनस GR+GR cos थीटा इक्वल टू GR/4। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ से जी आर सब कैंसिल आउट। अब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर लिखूंगा 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4। ठीक है, फिर ये 1 रहेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 4 कर रहे हैं, तो 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा। ठीक, तो अब इसको मैं चले जाता हूँ, 4 + 1 5 - 2 3/4, सॉरी 3 इक्वल टू 4 कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है? अच्छा हाँ, ये गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, फिर से कर लेते हैं। क्या गड़बड़ हुई, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई। ये मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये कॉस थीटा यहाँ पर भी था ना यार, ये गड़बड़ हो गई। -4 प्लस कॉस थीटा। ठीक, प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, नाउ आई थिंक सही किया है हमने। यहाँ से देखता हूँ 5 इज इक्वल टू, बिफोर और 5 इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 5/6, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/6। तो अगर हम √GR/2 देंगे, ठीक है, अगर हम √GR/2 स्पीड देंगे ऊपर, तो इतना एंगल चलने के बाद, इतना एंगल चलने के बाद यहाँ से कांटेक्ट लूज हो जाएगा और पार्टिकल जो है यहाँ से आगे फिर एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो हम कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना आगे जाकर के गिरेगा। ठीक है, तो मिनिमम केस क्या हो सकता है, ये वेलोसिटी जितनी कम करते जाएंगे ये उतना दूर जाकर के गिरेगा। सपोज ये √GR/3 होता तो ये और आगे यहाँ कहीं जाकर के नीचे गिरता। ठीक है, जितनी कम करते जाएंगे उतना और आगे जाकर के ये गिरेगा। तो मिनिमम कितनी करें हम? ठीक है, तो कम से कम करते करते हम मिनिमम कितनी कर सकते हैं? ठीक है, मिनिमम ये कर सकते हैं कि U इक्वल टू 0 कर दें, बस हल्का सा धक्का दिया और इसको समझ लो जैसे किसी मच्छर ने फूंक मारी, वो वाली बात हुई। ठीक है, हल्का सा धक्का दिया और ये आगे बढ़ने लगा। तो अगर हम ये 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट विल बी कवर्ड ऑन सर्कल इन दिस केस, इन दिस केस। तो इसके लिए थीटा क्या होगा, अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये थीटा एंगल घूम करके आया जब ये यहाँ पर कांटेक्ट लूज करने वाला होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वल टू 0 हो जाएगा, 10 × 0। ये होगा तुम्हारा mg sin थीटा, सॉरी ऊपर वाली फिगर तो देखिए ना यार।
फिर से कौन करेगा, एम जी कॉस थीटा बेसिकली, ठीक है, गलत कर रहा हूँ। एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ऐसे आएगा तुम्हारा एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भाई, ये हो गया एच। इनिशियली तुम्हारा काइनेटिक के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो के इनिशियल तुम्हारा हो जाएगा जीरो, प्लस यू इनिशियल हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि हम यहीं पर अपना रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। के फाइनल हो जाएगा तुम्हारा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी बोला चाहिए, प्लस यू फाइनल कितना हो जाएगा तुम्हारा एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब ये हो गया। जब कॉन्टैक्ट लूज होगा तो हमने बोला था नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू, ये हमारा था एम वी स्क्वायर बाई आर, ये जीरो हो गया, तो वी हमारा हो जाएगा रूट ओवर जी आर कॉस थीटा। ये हमने पिछले वाले में भी बात की थी, तो जब कॉन्टैक्ट लूज हुआ तो वी की वैल्यू ये हो गई, क्या कर सकता हूँ जी आर कॉस थीटा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हो जी आर कॉस थीटा, ये एम और एम काट दिया, बाई टू प्लस जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, ये पूरा हो गया जीरो। इसको और इसको किया हमने, ये बनेगा जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा बाय टू प्लस जी आर इक्वल टू जीरो। अरे सॉरी, ये उधर उधर जी आर ले जाओ, ठीक है, इसको उधर ले आया, सही लिखा है मैंने। ठीक है, जी आर कट जाएगा, ऐसा देता हूँ वन इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, ये एक्चुअली वन इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो वन इक्वल टू कॉस थीटा बाय टू। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, एक मिनट यार, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, फिर से काटो इसको, दोबारा से करते हैं। आई होप इसके बाद अपने को बंद करना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा ऑप्शन देखिए देखते हैं। ओके, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल ये दोनों जीरो है, वेलोसिटी फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, और ये एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मैं लिखूंगा जीरो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एम और एम भी काट दिया, वी स्क्वायर बाई टू, वी इक्वल टू रूट ओवर जी आर कॉस थीटा था अपना, इसमें लिख सकता हूँ जी आर कॉस थीटा बाय टू प्लस जी आर इंटू में वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये सही लिखा है मैंने। ये प्लस नहीं है यार, माइनस है, यही गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नीचे जाएंगे ना यार, तो माइनस में आएगी, ठीक है, वही गड़बड़ हो रही थी। चलो क्लियर हो गया अब तो, ठीक है। अब हो गया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ जी आर, इस माइनस वाले पूरे टर्म को उधर ले गए, प्लस जी आर कॉस ऑफ, सॉरी माइनस जी आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा बाई टू। यहाँ से मिल सकता हूँ जी आर इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा वन प्लस हाफ, ये जी आर कैंसिल हो गया, यहाँ से लिखूंगा वन इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में थ्री बाई टू, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी टू बाई थ्री, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स टू बाई थ्री। बेसिकली थीटा मैक्स है, तो मैक्सिमम इतना थीटा ये सर्कल पर चल सकता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो मैक्सिमम एंगल टिल विच पार्टिकल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर, पार्टिकल
रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर। इतना मैक्सिमम एंगल होगा जब तक ये पार्टिकल स्फीयर के कांटेक्ट में रहे। ठीक है, तो यही था, और अब कुछ बचता नहीं है। और इसके बाद फिर वही, जब ये इतना एंगल कर जाएगा, मैक्सिमम एंगल, इसके आगे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे गिर जाएगा जा करके। ठीक है, तो वो केस तो हो सकता है कि ये पूरा चिपक के यहाँ तक आ जाए। तो ये कॉस इनवर्स 2/3 जो एंगल है, यहीं तक मैक्सिमम हो सकता है। अगर मैंने ये नीचे जीरो भी कर दिया, जस्ट छोड़ा हल्का सा, मतलब जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ा है, तो भी तुम्हारा ये कंप्लीट सेमी सर्कल तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये cos इनवर्स 2/3 तक आएगा, फिर यहाँ से आगे प्रोजेक्टाइल करके निकल जाएगा। ठीक है, तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसमें क्वेश्चन इसी सब चीजों में बनते हैं। तो ये थ्योरी अगर समझ में आ गई तो तुम कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की बुक से कर लेना। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली, इसमें बस पावर बचा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। तो हिंट डाल सकते हो पावर। हाँ, तो यार देखो, पावर का सिंपल सा मतलब होता है कि रेट एट विच वर्क इज डन, या फिर रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम। तो जैसे वर्क डन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब वर्क डन किस रेट से हो रहा है, मतलब कितने टाइम में वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। अगर जल्दी हो रहा है तो पावर ज्यादा है, और थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है तो पावर कम है। ठीक है, तो रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और ऐसे ही अगर एनर्जी कंज्यूम करने की तुम बात करते हो, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, उसको भी हम पावर कहते हैं। तो डेफिनेशन पहले लिख लो, रेट एट विच वर्क इज डन। ये तुमने वैसे सुनी भी होगी कई बार, बचपन से सुनते आ रहे होगे, तो वही है। और एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ठीक है भाई। अब पावर भी हम दो तरीके की देखेंगे। एक होगी तुम्हारी एवरेज पावर, जिसको हम ऐसे ही पीछे नोट करेंगे, और एक होगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस पावर। ये द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, या पी से ही सिंपली लिख दो पी, सेमीफोर नोट करके। ठीक है, तो देखो, रेट एट विच वर्क इज डन, पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर जो तुम्हारी होती है, वो होती है डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी कि कोई भी पार्टिकल का मोशन हुआ, सपोज टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू 2 के बीच में। ठीक है, इस बीच में मैं टोटल वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। लेट्स सपोज वो डब्ल्यू है। ठीक है, और टाइम कितना हुआ मेरे को इसको करने में, 2 सेकेंड। तो पावर हो जाएगी तुम्हारी W/2। ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जैसे तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा था। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो वैसे टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम तुम्हारा हो गया एवरेज पावर। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। या टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय डेल्टा टी, ये भी तुम कह सकते हो, बट हम इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अभी तुम ये चीज समझ लो कि जैसे तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, उसी तरीके से एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर है। तो एवरेज पावर तुम्हारा टोटल वर्क डन, मतलब पूरे मोशन में कितना वर्क डन किया वो निकाल लो अलग से, और टाइम कितना डिफरेंस है वो निकाल लो, डिवाइड कर दो, खत्म बात। ठीक है, यही होता है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वर्क डन। तो किसी एक जनरल इंस्टेंट पर अगर मुझे छोटे से टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस वर्क डन डिफाइन करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। सॉरी, इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना है। इंस्टेंटेनियस पावर, तो पावर होता है तुम्हारा dW/dt। ठीक है, तो dW/dt जैसे समझ गए होगे, डेल्टा W/डेल्टा टी था यहाँ पे, तो dW/dt रेट एट विच वर्क इज डन। तो अगर मैं वर्क को लिखूं F.ds, है ना, बाई डी टी, तो मैं इसको सिंपली F.ds/dt ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसको सिंपली मैं F.v भी लिख सकता हूँ पावर को। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर तुम्हारा, F.v। अगर मुझे कहीं पर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूं, और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं फोर्स के साथ, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है यार, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अच्छा, एवरेज पावर को लिखने का एक और तरीका होता है।
एवरेज पावर जो है तुम्हारी, उसको हमने बताया था कि W/T तो लिख ही सकते हो। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर तुम्हारे पास ऐसे पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाला फंक्शन है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर का फंक्शन है और उससे तुम्हें लिखने को बोल रहा है, तो तुम लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ पावर डॉट डी टी, ठीक है, 0 से T के लिए अपॉन इंटीग्रेशन टी डी टी, 0 से T के लिए। तो एवरेज किया है बेसिकली, तो इंटीग्रेशन से एवरेज लिखना तुम्हें आता ही होगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो पावर डॉट टी, ये तुम्हारा बेसिकली वर्क हो गया, और ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है, वही है। तो वर्क अपॉन टोटल टाइम, इस तरीके से भी तुम एवरेज पावर डिफाइन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पी एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है तो। ठीक है, तो बस यही है पावर में, और कुछ खास है नहीं, वर्क डन के ही क्वेश्चन है, उन्हीं में तुम्हें पावर निकालने को बोलेगा ज्यादा से ज्यादा। वो अब मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे। तो दो तीन अच्छे एरोडो के क्वेश्चन है, इसका सीधे मुझे पर आते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बहुत। तो आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा आज का, एरोडोव का 1.125, फर्स्ट चैप्टर का 125 क्वेश्चन नंबर। खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। इसे बोल रहा है बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। बेसिकली वही प्रोजेक्टाइल है, ऐसे अल्फा एंगल से v नॉट वेलोसिटी से हमने इसको फेंका, ठीक है। बोल रहा है मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द टाइम ऑफ मोशन। तो मोशन कैसा होगा इसका, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये जाकर के यहाँ पे कहीं गिर जाएगा। तो मीन पावर बाय ग्रेविटी अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो ग्रेविटी अगर मैं किसी जनरल इंस्टेंट में बात करूँ तो इस तरीके से लग रही है, एन जी टाइप। तो मीन पावर जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा टोटल वर्क डन इन द मोशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। अब जो तुम्हारा वर्क डन है वो फोर्स डॉट डेल्टा एस, अगर मैं एवरेज वर्क लिखना चाह रहा हूँ तो, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एम जी हमेशा पूरे टाइम वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। और इस पार्टिकल का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ यहाँ से, सपोज इसको मैं अगर ओरिजिन बोल देता हूँ, तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट आया जो कि इसकी रेंज होगी, ठीक है। पर वाई डायरेक्शन में क्या इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, क्योंकि ये घूम करके फिर उसी जगह पर वाई इक्वल टू 0 पर ही आ गया है। तो वर्क डन, क्योंकि एम जी का वर्क डन तो केवल वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ क्वेश्चन को वैसे बता रहा हूँ। तो ये हो गया, इसका वर्क डन केवल वाई डायरेक्शन में होगा, तो एक्स डायरेक्शन में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो क्या उसका कोई वर्क डन आएगा? नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता वर्क डन 0 हो गया? क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, डेल्टा वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। समझ में आया? तो तुम्हारा वर्क डन, अगर तुम ऐसे देखोगे मीन पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी ओवर द होल टाइम, तुम अगर लिखना चाहोगे तो वो खत्म हो गया, 0, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 0 आ गया। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। सपोज किसी जनरल इंस्टेंट पर है, यहीं पर ले लेते हैं, सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तुम्हारा, तो इस पर ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? एफ डॉट वी होती है, ठीक है। तो अब हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है तुम्हारी? वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो इनिशियली इसकी क्या वेलोसिटी थी, अगर मैं इसका कंपोनेंट करता हूँ, ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगी वी नॉट साइन अल्फा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, माइनस इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी रहेगा पूरे टाइम, माइनस जी टी। ये लिख सकते हैं, सिंपल काइनेमेटिक्स का लॉजिक है। ये हो गया। और फोर्स तुम्हारे पूरे टाइम क्या है? माइनस एम जी, ठीक है, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला, तो हमेशा माइनस एम जी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, पावर हो गया, वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब तुम एक चीज बोलोगे, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये भी तो है ना, ये, पर क्या इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी पावर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तुम्हारे फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इस कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसका कोई इसका इसकी वजह से कोई पावर है ही नहीं। बाकी अगर तुम इसको एग्जैक्टली अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में तुम शो कर रहे हो तो तुम इतना लिख सकते हो, तुम्हें पूरा वी एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखना पड़ेगा, कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप करके, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे कि जो क्या कहते हैं, ये क्योंकि केवल जे कैप में है और ये आई प्लस जे में है, तो आई वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और जे वाले का सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट होगा। तो हम वो सब नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे देख रहे हैं भाई कि ये वाले का तो कोई इस वेलोसिटी का तो कोई वही नहीं है ना,
मतलब ही नहीं होगी फोर्स के परपेंडिकुलर, जिसमें से कोई पावर नहीं होगा। तो केवल हम वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमने इसको पॉजिटिव बोल दिया और इसको निगेटिव बोल दिया। तो हमने बोला इसकी वेलोसिटी एट जनरल टाइम क्या होगी, वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। और तुम्हारा एक्सेलरेशन एट जनरल, सॉरी, फोर्स एट जनरल टाइम होगा माइनस एम जी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने लिख ली। तो पावर लिख देता हूँ यहीं से बस। तो पावर हो जाएगी एफ डॉट वी, यानी कि माइनस एम जी वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। माइनस को अंदर भेजो तो लिख सकते हो एम जी इंटू जी टी माइनस वी नॉट साइन अल्फा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो बस यही पूछा था इस क्वेश्चन में। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बस वही यहाँ पर चेक हुई है तुम्हारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूरोडोव का क्वेश्चन है। यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.126, तो इसको ट्राई करो। खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप तुमसे ये हो गया होगा, चलो देखते हैं। तो इसमें सर्कुलर मोशन का बेसिकली क्वेश्चन है, और साथ साथ तुम्हारा इसमें पावर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद नॉर्मल एक्सीलरेशन ओमेगा एन इक्वल टू 80 स्क्वायर। तो मैं बेसिकली नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम लोग ए रेडियन या ए आर से लिखते आ रहे हैं, तो वही लिखता हूँ 80 स्क्वायर, इस तरीके से बोल रहा है। वेयर इज ए द कांस्टेंट, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो पावर हमें निकालना है, क्या होगा वही, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका मीन करना है एवरेज ओवर फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो अभी हम बाद में करेंगे, पहले पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने दो। तो बेसिकली ये इस तरीके का एक सर्कुलर मोशन हमारा जो पार्टिकल है वो कर रहा है। ठीक है, तो मैं किसी जनरल इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूँ, सपोज तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रही होगी। एक किधर लग रही होगी, रेडियल फोर्स एम इंटू ए टी, एम इंटू ए आर, है ना, क्योंकि रेडियल फोर्स है, या सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको तुम बोल सकते हो। और एक तुम्हारी टेंजेंशियल फोर्स लग रही होगी, जो कि होगी एम इंटू ए टी के बराबर। और अब मैं अगर इसकी वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी तुम्हारी इस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगी, सपोज कुछ वी। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे पावर लिखना है, तो क्या इस फोर्स की वजह से, इस रेडियल फोर्स की वजह से कोई पावर का कंपोनेंट, कुछ पावर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी होता है तुम्हारा पावर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और रेडियल फोर्स, तो इसकी वजह से कोई पावर नहीं आएगी, केवल इसकी वजह से पावर आएगी। तो पावर को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ एफ टेंजेंशियल इंटू वी। ठीक है, तो एफ टेंजेंशियल को मैं लिख दूंगा एम ए टी इंटू वी। अब मुझे ए टी चाहिए और वी चाहिए। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये है। अब ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन ज्यादा है, तो ए रेडियल तुम्हारा किसके बराबर दिया हुआ है, ए टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इसको मैं क्या वी स्क्वायर बाई आर में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में हम देख चुके हैं, ये हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ए आर टी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ए आर इंटू टी। ये आ गई वी की वैल्यू। अब यही तुम्हारा डीवी बाई डी टी, सॉरी, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी। एटी तुम्हारा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। ठीक है, ये सिंपली रूट ओवर ए आर हो जाएगा, यहाँ से मैंने लिख दिया। ये भी आ गया भाई। फोर्स लिखते हैं, एम ए टी वी, ये थी फोर्स। तो मैं लिखता हूँ एम ए टी की वैल्यू रूट ओवर ए आर, वी की वैल्यू रूट ओवर ए आर इंटू टी। क्लियर, ये वी की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा एम ए आर, ये हो गया फोर्स की वैल्यू, सॉरी, ये पावर की वैल्यू। क्लियर, सिंपल। अब क्या बोला, पावर हमने निकाल लिया। अभी बोल रहा है मीन वैल्यू दिस पावर एवरेज ओवर फर्स्ट ही सेकंड। तो मीन पावर एवरेज ओवर फर्स्ट ही सेकंड, जो मैंने तुम्हें बाद में नोट करके लिखाया ना, कि अगर इस तरीके का फंक्शन गिवन है तो हमें मीन पावर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन पी डी टी, जीरो से टी, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, जीरो से, बस। तो इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है एम ए आर टी, एम ए आर इंटू टी डी टी, जीरो से टी, अपॉन इंटीग्रेशन टी डी टी। ये करोगे तो ऊपर आएगा एम ए आर, तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन टी डी टी बनेगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन टी डी टी लिख देता हूँ, चलो, जीरो से टी, अपॉन इंटीग्रेशन टी डी टी, जीरो से टी, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, सॉरी ये गलत कर दिया, ये है। ठीक है,
हो गया, तो टी का इंटीग्रेशन होगा t² by 2। इसकी लिमिट दोगे 0 से t, अपॉन नीचे आएगा t, इसकी लिमिट दोगे 0 से t। तो इसको लिखोगे m a r t² by 2 अपॉन t इज इक्वल टू m a r t बाय, ये हो जाएगा सेकंड वाला आंसर, पावर एवरेज पावर ओवर फर्स्ट टू सेकंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लोगे। तो आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है पावर का। तो एरोडो में इतने ही क्वेश्चन है, और पावर में ज्यादा कुछ है भी नहीं यार, यही चीज है, बस तुम्हें लिखना आना चाहिए। तो ये करके तुम्हारा सारा हो जाएगा, इसके बाद तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपने एंड पे कर लेना कोई अच्छी बुक से, तो तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, एरोडोव का 1.127। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका ये वाला पार्ट तुम्हें सेंगेज में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान है, सेकंड वाला थोड़ा सा और अच्छा है, तो दोनों करेंगे हम, और उसका फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बोल रहा है स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम इज लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट ओ, बॉडी एक्वायर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है इस तरह का, इस पर एक बॉडी है इस तरीके की, सपोज ये पॉइंट ओ पर रखी है, और यहाँ पर इसको कितनी वेलोसिटी मिल रही है, v नॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये बोल रहा है मीन पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज दिस। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम्हें के दिया है 0.27 के बराबर, इसका मास दिया है तुम्हें 1 kg। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं भैया, ठीक है, ए पार्ट के लिए सारी चीजें। और वी नॉट की वैल्यू तुम्हें दी है 1.5। ठीक है, अब इसमें मीन पावर बोल रहा है ड्यूरिंग होल मोशन। तो मीन पावर, अब देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो तुम वो इंटीग्रेशन वाले से जाओ, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, तुम्हें बुक्स में इसी तरीके से दिया होगा, बट हम इससे नहीं कर रहे हैं, तुम इससे खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो बताना कि वो मेथड जल्दी पड़ा या ये तुम्हारा जल्दी होगा। तो मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, तो वर्क कैलकुलेट करते हैं आप सीधे सीधे। वर्क तुम्हारा क्या होगा, एफ, या फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एफ डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, कितना ये यहाँ से चलेगा। अब इस बॉडी का मैं एफबीडी बनाऊँ किसी जनरल स्टैंड पर, सपोज ये यहाँ पर कहीं है, इस पर अगर मैं एफबीडी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो एक इस पे इसका वेट लग रहा होगा mg, एक इस पे इसका नॉर्मल लग रहा होगा नॉर्मल, एक इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉर्मल नहीं होगी क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू या फिर के लिख देता हूँ, के इंटू नॉर्मल, यानी कि के एम। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली एक यही फोर्स है जो इसको रिटार्ड कर रही है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्या माइनस केजी नहीं हो जाएगा एक्सेलरेशन, देखो ध्यान से, ठीक है, मास से डिवाइड कर दिया है मैं, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूँ तो। ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस केजी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी, यहाँ पे गिवन है 1.5। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसको यू बोल दे रहा हूँ, ठीक है अभी के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल क्या होगी, जीरो होगी जब ये रुक जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एक जो है तुम्हारा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो यूटी, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगा लेते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स। वी स्क्वायर तुम्हारा जीरो, यू स्क्वायर तुम्हारा 1.5 का स्क्वायर, और टू ए, तो माइनस टू के जी ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 अपॉन टू के। ठीक है, ये आगे डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो डब्ल्यू फ्रिक्शन अगर अब मैं लिखना चाहूंगा, एक मिनट, ये लाइन हो सकता है, तो वो हो जाएगा कितना, माइनस ये एफ डॉट डेल्टा एक्स है ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू है तुम्हारी कितनी, के एम जी। तो के एम जी है ना, डेल्टा एक्स यानी कि 2.25 बाई टू के जी। ठीक है, ये हो गया, और माइनस लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट से उल्टा डायरेक्शन में रिटार्ड कर रहा है उसको। ठीक है, ये माइनस है, डॉट प्रोडक्ट में माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। के से के कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2.25 मास वन बाय। सही किया है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। एक मिनट रुकना जरा। क्या होता है यार। एक्सेलरेशन माइनस केजी हमने सही दिखाया है, वी सही दिखाया है, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 2.25, ठीक है, -2 के। ये एक्सेलरेशन हो गया और डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा एक्स मैंने इसके लिए लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। और फ्रिक्शन द्वारा -KmG हो गया। हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यही आएगा तुम्हारा फाइनल वर्क, फ्रिक्शन का वर्क डन, तो यही आएगा। ठीक है। अपने को पूछा क्या है? पूछा है अपने को पावर, मीन पावर। तो मीन पावर क्या होगी तुम्हारी? डब्ल्यू फ्रिक्शन बाई डेल्टा टी। तो टाइम कितना लगा, तो अपने को टाइम भी देखना पड़ेगा इस मोशन में कितना लगा। जब तक ये स्टॉप होता है ना। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेते हैं उसके लिए, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे। तो v तुम्हारा फाइनली जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखूंगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 1.5 थी, माइनस एक्सेलरेशन कितना था, केजी, है ना, और इनटू टाइम। ठीक है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 1.5 बाई केजी। ठीक है। तो एवरेज पावर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगी तुम्हारी -2.25, है ना, बाय टू। ये जो तुम्हारा वर्क डन था अपॉन 1.5 बाय के की वैल्यू कितनी थी 0.27, इंटू जी की वैल्यू 10 लिखूंगा। ये हो जाएगी तुम्हारी नियरली -2 वॉट निकल करके आएगी जब तुमको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। हाँ भाई, सब सही था। वो असल में एक थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे हम डेल्टा टी मिस आउट कर रहे थे, वर्क था ना, वर्क तो जाएगा। तो पावर तुम्हारी -2 वॉट निकल करके आएगी इस तरीके से। दूसरा मेथड तुम ट्राई करना, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी करना। ठीक है। पावर लिखना तुम कैसे, एफ डॉट वी से, और उसके बाद फिर ये चीज करके ट्राई करना, उससे भी हो जाएगा। बुक्स में तुम्हें वही सोल्यूशन दिया हुआ है ज्यादातर। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये तो तुम्हें ज्यादातर बुक में मिल जाएगा, ये एरोडोव का स्पेसिफिक है। तो ये देखते हैं। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज दिस। ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में। फिर जनरल पॉइंट पर एफबीडी बनाते हैं। ये रहा जनरल पॉइंट। इस पर अगर मैं फोर्सेस दिखाऊं, एमजी नॉर्मल अब मैं नहीं दिखा रहा। फ्रिक्शन तुम्हारा कितना लग रहा होगा, के अल्फा एक्स, है ना। सॉरी, के इज इक्वल टू अल्फा एक्स था। तो के एम जी लगता है, यानी कि अल्फा एक्स एम जी। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। तो पावर एट एनी जनरल पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी अपने को कहीं से मिल जाए तो काम बन जाए। ठीक है। पावर तो, फ्रिक्शन तो है अपने पास। फ्रिक्शन तुम्हारा कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा एक्स एम जी। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर मैं डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्या ये -अल्फा एक्स जी बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता हूँ। ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मैं वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं -अल्फा एक्स जी बोल देता हूँ। ठीक है। ये हो गया। तो वी डी वी इक्वल टू -अल्फा एक्स जी डी एक्स, या अल्फा जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, इधर केवल यही अंदर जाएगा। ठीक है। जीरो से लेकर के एक्स तक, ये जीरो से लेकर के वी तक, सॉरी, वी नॉट से लेकर के वी तक, क्योंकि नीचे वेलोसिटी वी नॉट थी ना। ठीक है। नीचे वेलोसिटी तो वी नॉट थी, ये गिवन है ना क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। समझ में आया ना लिमिट कैसे दी? इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, फिर एक्स डिस्प्लेस हुआ, फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, जीरो से वी नॉट से वी रखेंगे लिमिट, हो जाएगा -अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखेंगे जीरो से एक्स। ठीक है। ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू -अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाय। ठीक, क्लियर? सही किया है ना ये? ठीक है, बिल्कुल। टू से टू कैंसिल आउट। यहाँ से मिल सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या मैं वी लिख सकता हूँ, वी एज फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया मेरे को, वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। ये आ गया वी।
फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास गिवन था माइनस, सॉरी, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा एक्स एम जी था, ठीक है। माइनस, माइनस क्यों लगाया समझ में आया ना, क्योंकि नेगेटिव हमने हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन में मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे भी लगा देना, ठीक है। ये नेगेटिव है, बिल्कुल। ये आ गया, तो इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया मेरे को यहाँ से, तो हो जाएगा एफ डॉट वी। सिंपली लिख दूंगा माइनस अल्फा एक्स एम जी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। इसको जरा एक काम करते हैं, माइनस अल्फा एम जी अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स की पावर फोर, ऐसा लिख दिया। ये पावर है द फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हमें कह रहा है इसको हमें करना है मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करना है, मतलब इस पूरे अंदर वाले टर्म को मैं अगर एफ बोल दूं तो इसको भी हमें करना है मैक्सिमम। तो डी एफ बाई डी एक्स को मैं जीरो कर दूं। एफ क्या है हमारा, वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स की पावर फोर। तो डी एफ बाई डी एक्स को मैं जीरो करता हूँ, डी एफ बाई डी एक्स तुम्हारा हो जाएगा टू वी नॉट स्क्वायर एक्स माइनस फोर अल्फा जी एक्स क्यूब। इसको मैंने जीरो किया, एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा टू वी नॉट स्क्वायर माइनस फोर अल्फा जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, ये तो मिनिमम पावर का केस है, ठीक है, वहां पे कोई पावर है ही नहीं, लेकिन वर्क डन भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो दूसरा आंसर यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर बाई फोर अल्फा जी। टू से ये कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर बाय टू अल्फा जी। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स फॉर एक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय टू अल्फा जी पावर इज मैक्सिमम, ठीक है। यार एक गलती हो गई अपने से, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, जब ये हमने एक्स कॉमन लिया ना तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वी नॉट बाई रूट टू अल्फा जी, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारा पावर की वैल्यू क्या थी, माइनस अल्फा एम जी अंडर रूट ऑफ, देखो जरा यहाँ से लिख लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स की पावर चार, वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स की पावर चार, ठीक है, ये हो गया। इसमें लिखोगे माइनस अल्फा एम जी अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर एक्स की एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई टू अल्फा जी, ठीक है, ये हो गया। माइनस अल्फा जी इंटू एक्स की पावर चार लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट की पावर चार फोर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस अल्फा एम जी अंडर रूट, ये हो जाएगा वी नॉट की पावर चार बाई टू अल्फा जी माइनस ये अल्फा जी, ये गया वी नॉट की पावर चार बाय फोर अल्फा जी, ये बनेगा माइनस अल्फा एम जी अंडर रूट ऑफ वी नॉट की पावर चार बाय फोर अल्फा जी, बाहर निकालो, हो जाएगा माइनस अल्फा जी एम अंडर रूट, सॉरी अब ये वी नॉट की पावर चार का वी नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, बाई टू बाहर आ गया, वन बाई रूट अल्फा जी, ये बचेगा। सॉल्व करोगे और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू रूट अल्फा जी, की मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। और एक चीज और, ये माइनस इसलिए आ रहा है, वैसे मैक्सिमम वैल्यू यही है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन का हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है तो उसकी पावर भी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, तो न्यूमेरिकली ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये माइनस साइन बस ये दिखा रहा है कि फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन ही करता है, ठीक है, बस वही है। तो मैक्सिमम वैल्यू यही है तुम्हारी, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा एक दिक्कत आ रही थी क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर ना मिस आउट कर दिया था, इसी जगह हमने इसको डायरेक्ट एक्स लिख दिया था, तो सारी गड़बड़ हो रही थी। अब ये सही हो गया है। तो यार पावर में से ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसी के साथ तुम्हारा ये पावर खत्म होता है, तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज जितना बताया समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।